नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। नो हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन पहले कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इस सब के बीच रिपोर्टर जी के हाथ जो डिटेल ऑर्डर है, जो नूह जिला अदालत का डिटेल ऑर्डर है, उसकी कॉपी लगी है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है और इसमें क्या कुछ जिला अदालत ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर मामन खान को बेल देते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 6 मोबाइल फोन हैं उनके अंदर बहुत सारे राज दबे हुए हैं और ये राज जब खुलेंगे तो सबके जो गुनाहों की काली चिट्ठी है, काली करतूत है, वो सबके सामने आ जाएगी। तो मेरे साथ जो पीड़ित पक्ष के वकील है मनीष शांडिल्य जी, वो जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो कोर्ट की जो डिटेल ऑर्डर की कॉपी है उसमें क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, क्या गंभीर बातें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। और पुलिस ने जो अपनी स्टेटमेंट में जो कहा था वो क्या कुछ कहा था, और वो 6 मोबाइल फोन का राज आखिरकार क्या है जिसको अब पुलिस खंगाल रही है और जहां से नो हिंसा के बड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो ये ऑर्डर की कॉपी है इसमें वो अहम बातें कौन कौन सी है जो कोर्ट ने जमानत देते हुए मामन खान को कही है। जी, कोर्ट ने 2 मामलों की सुनवाई करी थी। 2 एफआईआर्स के ऊपर मामन खान के वकीलों ने जमानत की अर्जी लगाई हुई थी और ये जमानत की अर्जी नियमित जमानत की अर्जी थी, रेगुलर बेल की एप्लीकेशंस थी। और इसमें काफ़ी लेंथ में अदालत ने बहस सुनी और माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद इसमें डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है, जो आपके पास भी कॉपी है, अवेलेबल है। और इस कॉपी को पढ़ने के बाद इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अदालत ने इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें जजमेंट दी है। जो जमानत माननीय न्यायालय ने इन दोनों एफआईआर्स में दी है वो अभी टेम्प्रोरी बेल है, इंटरिम बेल है, रेगुलर बेल नहीं है। ये पहली बात है। और रेगुलर इन टेम्प्रोरी बेल के अलावा भी राज वर्मा जी इसमें कई सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं, इम्पोज करी हुई हैं। जब आप उसमें लेटर पार्ट जजमेंट में जो डिटेल्ड ऑर्डर है बेल का इसमें पढ़ेंगे तो उसमें उन शर्तों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से सत्र न्यायालय ने लिखा हुआ है कि किन शर्तों का पालन करना होगा जब तक वो अंतरिम जमानत पर है। और 18 तारीख को इसमें अगली सुनवाई की तारीख तय हुई है। 18 तारीख को इसमें बहस फर्दर होगी इसी केसेस में, इन्हीं दोनों एफआईआर्स में। और उस दिन सत्र न्यायालय ये निर्णय लेगा कि मामन खान को नियमित जमानत इन केसेस में दी जाए या नहीं दी जाए और उनका बेसिस क्या होगा। क्योंकि जब आप इसको डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की लगभग पूरी दलीलों को इसमें लिखा है। जहां एक तरफ माननीय न्यायालय ने मामन खान आरोपी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेल का राइट है, उसको भी कंसीडर किया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा है कि ये न्यायालय आरोपी के साथ साथ पीड़ित पक्ष की भी इक्विटी को बराबर देखता है और पीड़ितों के लिए भी ये न्यायालय खड़ा है। इसलिए ऐसी कोई जमानत याचिका सुनवाई प्रॉपर तभी होगी जब एक फेयर और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी और फेयर और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर रिपोर्ट कोर्ट के सामने होगी। फिर कोर्ट इसमें फर्दर आगे की का निर्णय ले सकती है और लेगी कि जमानत दें या मनीष नहीं। जी, एक जो बात यहाँ निकल कर आ रही है इस डिटेल जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी है, उसमें भी जो ये बात कही गई है कि पुलिस जब 18 तारीख को दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी तो जो फोन जब्त किए गए थे मामन खान या उनके जो रिश्तेदार है उनके द्वारा, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके कोर्ट के सामने लेकर आए और कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आगे कंसीडर करेगी कोर्ट कि अब जो नियमित बेल दी जानी चाहिए या फिर बेल जो है, जो अभी दी गई है, टेम्परेरी बेल जो दी गई है, उसे खारिज कर देना चाहिए।
तो आखिरकार जो फोन है, जो मोबाइल फोन है, क्या ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिससे नो हिंसा के तमाम जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं? दो पहलू हमें देखने होते हैं जब कोई भी जांच होती है, और क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हुए जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है। ऐसे किसी भी जो ये बड़ा, क्योंकि ये दंगा एक बहुत बड़ी साजिश का परिणाम था, ये कोई सडन दंगे नहीं थे, ये लगभग लगभग सभी एजेंसीज का कहना है और खुफिया विभाग का भी कहना था और मीडिया रिपोर्ट्स में भी थी कि ये कोई एक दिन का कोई प्रोवोकेटिव नहीं था, इसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश थी। और जब बेल ऑर्डर देखेंगे तो माननीय न्यायालय ने इस चीज को नोट भी किया है कि ये जो राइट्स हैं ऑब्जर्वेशन में, ये मल्टी लेयर्ड और डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। और डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी और इस तरह के जो मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट प्ले करते हैं जो लोग फील्ड में उतर कर दंगे करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जलाते हैं, मर्डर्स करते हैं, असॉल्ट करते हैं, मॉलेस्टेशंस करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें, आगजनी करते हैं। ये एक होते हैं एक्टिविस्ट जो फील्ड में आते हैं, और एक होता है जिनका दिमाग पीछे रहता है, जिनकी कॉन्स्पिरेसी रहती है, जो इन दंगों का मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता है। माइंड और आर्किटेक्ट होते हैं वो, जो इनका ताना बाना बुनते हैं, उनके लिए जरूरी सामान मुहैया करवाते हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पत्थरबाजी हुई, आर्म से फायर हुए, रॉड्स इकट्ठे हुए थे, लाठियां, डंडे और बड़े बड़े वेपन से फायरिंग्स हो रही थी वहां पर जो डिवोटीज थे उनके ऊपर। ये एक दिन में जमा नहीं होते, और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये महीनों से इनको पत्थरों को छतों पर जमा किया गया था। यानी ये एक दिन की कॉन्स्पिरेसी या एक दिन का दंगा ये पहले से नहीं, तैयारी थी, पहले से ही तैयारी थी। पहले से तैयारी थी। अब जब माननीय न्यायालय के सामने ये दलील रखी गई है कि ये मल्टी लेयर्ड और डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी का ये परिणाम था, ये नू दंगा, और ये भी लिखा है माननीय न्यायालय ने ऑब्जर्व किया है कि इन दंगों की वजह से नू डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का, स्टेट का और देश का और समाज का नाम खराब हुआ है। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही ट्रिमेंडस, बहुत भयानक सिचुएशन अराइज हो गई थी कई हमारे परिवारों ने अपने घरों के दिए जो थे वो बुझते हुए देखे हैं इन दंगों में। भाईचारा वो इन दंगों की आग में जल गया। आप समझिए कि कुछ लोगों ने मिलकर कैसी आग लगाई, कैसा तांडव किया कि एक के बाद एक लाशें गिरी, भरोसा टूटा, भाईचारा खत्म हुआ, तमाम तरह की वो चीजें। और सबसे बड़ी बात यही है, अब जिन फोन का हम जिक्र कर रहे थे, आप इससे पहले भी जब हम कल बात कर रहे थे, आपने एक बात कही थी कि जब जो फोन जमा किए गए मामन खान के द्वारा, उनमें जो डेटा था वो डेटा डिलीट कर दिया। अब अगर वो डेटा डिलीट कर दिया है तो आखिरकार किस तरह से सबूत जुटा पाएगी पुलिस? ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो मेरा कहना यही था और अभी भी मैं आपके चैनल से इस चीज को फिर से दोहराता हूँ कि अगर कोई निर्दोष होता है और इस तरह की जांच होती है तो वो बहुत खुलकर उस चीज को सपोर्ट करते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जो भी, ये मैं ओपन बुक हूँ, मुझे कहीं से भी अगर आप आपने कुछ किया ही नहीं है, पढ़ लें। तो आप जी जी तो आप कहीं से भी पलट कर पढ़ लें, लेकिन अगर मेरी दाढ़ी में तिनका है, मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूं या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं चीजों को डिलीट करूंगा, सबूतों को नष्ट करूंगा, गवाहों को प्रभावित करूंगा। और प्राइमा फेसी जो देखकर लगता है, और जो मेरी इसमें नोटिंग भी है, ऑब्जर्वेशन ही है कि मामन खान के लिए ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसे क्या कारण थे कि उनको अपने ओरिजिनल फोन को फॉर्मेट करके देना पड़ा। और फॉर्मेट का मतलब हम सभी समझते हैं साइबर सिटी है कि फोन के अंदर, सिम्स के अंदर जितने डेटा थे, किन की कॉल्स हुई, किन को ईमेल्स गई, किन के कॉल्स आए, क्या नेशनल कॉल्स थे, क्या इंटरनेशनल कॉल्स थे, और किन किन डायरेक्ट इन्वॉल्व जो पर्सन्स थे, जो डायरेक्ट एक्टिविस्ट थे इन दंगों के, उनसे किन किन का कनेक्शन था, कैसे था, इस चीज को डिलीट कर दिया गया, जो कि अब लेबोरेटरी में जांच एजेंसी ने दिया हुआ है। और कोशिश करी जा रही है कि एट द अर्लीस्ट वो सारे डिलीटेड डेटा को रिकवर्ड करा जाए, ताकि जो इन्वॉल्वमेंट हो ऑन पेपर प्रूव हो। क्योंकि न्यायालय दलीलों पर, भावनाओं पर नहीं चलता, न्यायालय सबूतों पर चलता है। कानून सिर्फ सबूत और गवाह को देखते हैं और उसी के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है। यानी कि ये उम्मीद की जाए कि 18 तारीख को जब दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी तो पुलिस
पूरी एक काले चिट्ठे की एक फाइल तैयार करके पहुंचेगी जिसमें तमाम जो गुनाह की जो लिस्ट है, जो गुनाह के जो सबूत है, वो सभी होंगे। इस एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब वो डेटा रिट्रीव होगा, वो डेटा जब वापस पाया जाएगा, तो इस तरह के आसार भी लग रहे हैं कि तमाम जो राज छुपाने की कोशिश की जा रही है उनसे पर्दा हट जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए। और चूंकि जांच एजेंसी का दावा है कि जो प्राथमिक तौर से सारे सबूत और गवाह हैं वो इस तरफ पुरजोर इशारा करते हैं कि अक्यूज्ड की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, और ये मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी के ये किंगपिन रहे हैं। और इसलिए जो है, जब ये रिपोर्ट्स आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल और है यहाँ पर दिनेश जी। पुलिस शुरुआत में कुछ इस तरह की बातें भी निकल कर आई थी, जो अभी आप भी जिक्र जिस बात का कर रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल जो तार जो है इस पूरी हिंसा से भी जुड़े हो सकते हैं। इंटरनेशनल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं सीधे सीधे नाम लेकर। क्या इस बात की संभावना है, क्योंकि शुरुआत से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हैं आप, तो क्या कुछ इस तरह के सबूत भी पुलिस ने जुटाए हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान में भी कोई व्यक्ति बैठकर, कोई आका बैठकर जो है वो यहां पर इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा था और यहां पर उसी के इशारे पर ये पूरा का पूरा कांड हुआ? ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि ये दंगे जो थे, जिस बड़े लेवल पे ये हुए और प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत हुए, पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच तो जरूर होनी चाहिए थी किसी बड़ी एजेंसी से। लेकिन मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा। जहां तक कि पुलिस रिपोर्ट्स हैं, जहां तक प्रोसिक्यूशन के जो थीसिस है अभी तक और जो सामने आई हैं चीजें, उसमें इस ओर अभी कहीं भी इंगित नहीं करता कि इसमें कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई हाथ हो। जो अभी फाइल में पेपर्स हैं उसके बेसिस पर एक बात। दूसरी बात, जो फॉर्मेटेड फोन है और जो फोन्स और ईमेल्स और अदर टेक्निकल एविडेंसेस जो जांच एजेंसी जुटाने का काम कर रही है, उसमें से कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाए, इस पूरी संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, और यही वजह हो सकती है कि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको फॉर्मेट करने के पीछे कई बार रीजन सर्कमस्टेंसेस यही होते हैं कि जो बड़े रहस्य हैं, बड़े गहरे राज हैं, वो कहीं खुल ना जाएं, तो इसलिए होता है। तो संभावना हो सकती है, बट आज की डेट में ऐसे कोई फैक्ट्स लोकल जांच एजेंसी के स्तर पर नहीं है। और अगर हो तो बड़ी जांच एजेंसियां इस राष्ट्र में हैं, सरकार करवा सकती है उनकी जांच बड़े स्तर पर। जाहिर सी बात है, अगर आप साफ हैं, आपने किसी भी तरह के गुनाह में आप शामिल नहीं हैं, तो जरूरत क्या है आपको कोई भी मोबाइल से डेटा को डिलीट करने की? और जब लगातार पुलिस आपको नोटिस देकर बुला रही थी, कोई ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य की पुलिस आपको बुला रही थी, आपका अपना गृह क्षेत्र है और वहीं की पुलिस है, वहीं आपके लोग भी है, तो ऐसा तो था नहीं कि पुलिस मनमानी कर लेती। लेकिन लगातार नोटिस देने के बावजूद भी मामन खान नहीं पहुंचे थे और आखिरकार पुलिस को गिरफ्तारी डालनी पड़ी थी। तो ये कई अब सवाल है, कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब 18 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो कई बड़े राज जो है, बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष छाटगले जी हमारे साथ जुड़े। जी जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं प्लीज। एक बात सिर्फ मैं 2 मिनट के समय में कह दूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। जब ये दंगे हुए तो उसके बाद में ये सवाल उठा कि क्या कहीं मामन खान का इसमें कोई हाथ तो नहीं है, और मीडिया रिपोर्ट्स भी आई। और आप मेरी बात को इंडोर्स करेंगे क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली एनसीआर को आपने काफी करीब से देखा है, कवर करते हैं, जिसमें मामन खान ने मीडिया में आकर स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं 27 तारीख से 30 तारीख 31 तारीख तक, यानी दंगों के 2-3 दिनों के दरमियान तो मैं अपने क्षेत्र में था ही नहीं, मैं तो बाहर था। लेकिन और इसी बात को लेकर जब 2 नोटिसेस जांच एजेंसी ने मामन खान को सर्व किए, तो मामन खान उन नोटिसेस के अगेंस्ट में अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चले गए। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी, जिसमें उन्होंने ये प्लीडिंग ली, ये दावा किया कि मैं 27 से 30 तारीख तक अपने क्षेत्र में नहीं था, तो मेरी इन दंगों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा सकता है,
तो मुझे अरेस्ट दिया जाए और इन सारे मामलों की आईजी लेवल पे जांच कराई जाए। पुलिस जो सरकार हरियाणा सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता उसमें सरकारी वकील साहब पेश हुए, उन्होंने पुलिस की जांच रिपोर्ट के प्राइमरी जांच रिपोर्ट के आधार पर ये बात माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि मामन खान के कॉल रिकॉर्ड्स की मोबाइल टावर की लोकेशंस क्लियर बताती हैं कि मामन खान 27 तारीख से 29 तारीख तक डिफरेंट गैदरिंग्स को, भीड़ को उन्होंने संबोधित किया है, कई जलसों में गए हैं और हजारों सैकड़ों लोगों से मिले हैं। तो ये पिटीशन में कहना कि मामन खान वहां नू मेवात में प्रेजेंट नहीं थे, ये सरासर गलत है और इस बात को उनके काउंसिल ने रिब्यूट नहीं किया था और अपोज नहीं किया था और यानी कि ये बात एडमिटेड थी कि मामन खान, और अब उनके वकील साहब ने इन बेल्स की आर्गुमेंट में भी ये बात मानी है कि 27 से 31 की सुबह तक मामन खान क्षेत्र में ही थे, कई जलसों को अटेंड किया था, कई भीड़ को अटेंड किया था, कई भीड़ को उन्होंने एड्रेस किया था। अब क्या कोई ऐसा विक्टिम सामने आ सकता है, क्या ऐसे गवाह सामने आ सकते हैं, क्या ऐसे गवाह हैं जो पुलिस अभी लाएगी सामने, जो ये बता सके कि उन राइट्स उन भीड़ में क्या इस तरह की कोई एड्रेसेस थी जो कि प्रोवोकेटिव थी, जिन्होंने दंगों को भड़काने का काम किया, जिन्होंने तैयारियों के बारे में कुछ, मतलब ये एक लॉ का सब्जेक्ट है, जांच एजेंसी का काम है, मैं और आप उसमें अभी नहीं घुस सकते। और एक बात और है राजवर्मा जी, जो माननीय न्यायालय ने इस बेल ऑर्डर में क्लियर डायरेक्शंस एसपी साहब नू को दे रखा है कि विद इन अप्रोप्रिएट टाइम प्रायोरिटाइज करके प्राथमिकता के आधार पर जो ये जितने भी टेक्निकल लैब की रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं उनको मंगाई जाए, ताकि 18 तारीख को ये डिसाइड हो सके कि क्या उन एविडेंसेस अक्यूज्ड की, आरोपी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं। अगर दर्शाते हैं तो फिर फर्दर बेल पे आर्ग्यूमेंट होगी और माननीय न्यायालय का निर्णय होगा कि जमानत को रेगुलर करी जाए या ना करी जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात, और तमाम लोगों को इस बात का इंतजार है जब पुलिस जो लैब में जो फोन गए हुए हैं या जो दूसरे एविडेंसेस हैं उसकी रिपोर्ट के साथ जब कोर्ट में पेश होगी और वो जो खुलासे होंगे, उन सभी का सभी लोगों को इंतजार है, और खास तौर से उन पीड़ित परिवारों को जिन्होंने इस नौ हिंसा में अपनों को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो बातें थी, जो डिटेल कोर्ट ऑर्डर थे, उसे हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक मामन खान की जमानत के ऊपर सुनवाई होनी है और उसी में तय होगा कि जो अभी टेम्परेरी बेल दी गई है उसे खत्म किया जाए या फिर उन्हें परमानेंट बेल दे दी जाए। और ये सब डिसाइड होगा उन सबूतों से, उन 6 मोबाइल फोन की रिपोर्ट से जो जिन पर कहा जा रहा है कि उन मोबाइल फोन के डेटा को हटा दिया गया या उन्हें डिलीट कर दिया गया। तो फिलहाल रिपोर्टर जी की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।